हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस। और आज हम लोग आपके लिए वो वीडियो लेकर के आए हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था और आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो है हमें एलपी के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट हम एलपी जो हमारे हैं उनसे ही एक इंटरव्यू लिया जाए और क्या सारी उसकी सच्चाइयाँ हैं, कैसे तैयारी करनी है आपको, सब चीज़ें हम आज देख रहे होंगे। आज हमारे सर यहाँ पे हैं जिनसे मैं थोड़ी सी आपको जो है जो भी जानकारी है और इनका टाइम हमने मांगा है, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको सर जानकारी देंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत लंबे समय से हमसे कह रहे हैं कि सर जो है एक वीडियो हमें ऐसा दीजिए जिसमें हमें सच्चाई पता लगे कि हम जो है कि क्या काम रहता है हमारा, कितनी तकलीफ़ होती है हमको ड्यूटी करने में। क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि जो हमारी एलपी की जो पोस्ट है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या मतलब यही सब चीज़ें जो हैं आज आप जो है थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे तो इनकी मदद हो सकेगी। क्योंकि अभी वैकेंसी आपको पता होगा आई है 5600 कुछ 96 है, 5696 हम 9700 मान सकते हैं। तो सर सबसे पहले आप जी बताएं सर कि जो हम आपकी जो पोस्टिंग है या ज्वाइनिंग है वो किस भर्ती में हुई थी? सबसे पहले तो राम राम सभी दर्शकों को। मेरी ज्वाइनिंग 2018 वाली वैकेंसी की है। ठीक है, 2018 में जो हमारी वैकेंसी आई थी। सर क्या आपने डेडिकेटेड होकर के एलपी की तैयारी की थी या और किसी की तैयारी करना चाहते? कभी कभी ऐसा होता है कि हम तैयारी किसी और चीज़ की करना चाहते हैं लेकिन हम कोई और नौकरी मिल जाती है। ये तो सच है। मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी थी, तो फिर जो भी सेम सिलेबस तो टाइप के एग्ज़ाम्स आते थे तो सारे भरे थे। अच्छा, तो मेरा एएलपी में हुआ। एलपी में हो गया था सर। हाँ। अच्छा सर, उसमें क्या आपको याद है कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी क्या, या मतलब कोई इसके लिए बुक्स वगैरह परचेस की थी या सिर्फ सीजीएल का ही कर रहे थे और हो गया इसमें? नहीं, सीजीएल का मेन वही था। मैथ्स तो राकेश यादव से करते हैं सीजीएल वाले बच्चे। अच्छा सर, राकेश यादव मैथ की। हाँ जी। और जीएस मैंने अपना इससे यूट्यूब से ही करी थी। यूट्यूब से ज़्यादा मतलब जैसे खासकर वरुण अवस्थी सर का चैनल है। अच्छा, हाँ वरुण अवस्थी जी का चैनल हाँ, है। तो वो मेरे को उनका जीएस बढ़िया लगता है। अच्छा, तो मैंने उनसे ही करी थी। सर आपने आईटीआई या फिर आप डिप्लोमा? नहीं, मैं बीटेक कर रखी। अच्छा, बीटेक आपने किया था सर। सर पार्ट बी का जैसे हमारा जो पार्ट बी रहता है CBT 2 में, हाँ, तो उसमें आपने मतलब वहाँ पे हमारे आप सेलेक्ट करने को होता है हमको सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट से आपने वहाँ पर पार्ट बी दिया था? मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है। जी। तो मैंने इलेक्ट्रिकल से ही भर सकता था, तो इलेक्ट्रिकल से भरा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल। तो सर उसके लिए कोई अलग से बुक वगैरह परचेस की थी क्या? क्योंकि बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर जो है हमें पार्ट बी के लिए थोड़ा ये तो पार्ट बी के लिए मैंने शायद वाईफाई स्टडी वालों का लिया था। अच्छा, मतलब उनका यूट्यूब क्लासेस लिए थे, कोई पेड नहीं लिया था। अच्छा, और उससे ही किया था। मतलब बुक से अलग से नहीं कोई? नहीं, मैंने उसके लिए स्पेशल बुक नहीं खरीदी थी। वो बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं सर इस बार पार्ट भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हाँ, क्वालिफाइंग तो उसमें तुम कितना भी स्कोर करो उसका कोई मतलब है नहीं। जी। तो मतलब वो आसानी से कर सकता है बच्चा अगर वो जैसे कि बीटेक किया अच्छे से पढ़ाई की है तो कर सकता है। हाँ, और जो मतलब उसने बीटेक करा हो, पॉलिटेक्निक करी हो या डिप्लोमा करा हो, और जो उसमें वो रेगुलर रहा हो तो उसको इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं। पार्ट भी ठीक नॉर्मल आता है, मतलब सही आता है। अच्छा सर, CBT फर्स्ट में कोई बुक्स वगैरह पढ़ी हो अगर आपने इसके लिए एलपी के लिए याद हो? नहीं, स्पेसिफिक मैंने एएलपी की तैयारी नहीं करी थी। अच्छा। बट ये है कि बुक्स मेरा वही था, राकेश यादव जी। और इसमें इंग्लिश आती नहीं है। हाँ, इंग्लिश आती नहीं है। तो फिर जीएस के लिए और रीजनिंग के मतलब मेन सीधा ये है, आप सबसे ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए, वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अच्छा सर, कोई अगर जैसे बच्चा फ्रेशर है अभी भी उसने तैयारी चालू की है तो क्या डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर सकता है? नहीं, वो कैसे कर पाएगा जी। उसके लिए सबसे पहले ये है कि एक बार अपना सिलेबस ख़त्म करो। हाँ। और मैं ये रिकमेंड करूँगा, कोई भी बुक गंदी नहीं होती, गलत नहीं होती जी। आप 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। हाँ, वही चीज़ें रिपीट होंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब पहली बार तो देखो कोई बोल दे मुझे समझ आ जाता है, मुझे नहीं आता। आप एक बुक को जितनी ज़्यादा टाइम दे पाओगे उतना ज़्यादा तुम नॉलेज ले पाओगे उससे। हाँ, बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार आप सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। और बात यह है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, जब तुम तैयारी करके जा रहे हो ऐसा नहीं है तुमको क्वेश्चन नहीं कर पाओ, बट सबसे मेन चीज़ हो जाती है टाइम मैनेजमेंट। जी। तो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट निकलना शुरू हो जाएगा।
अब सर इसमें जैसे कि अभी वैकेंसी आई, थोड़ा टाइम कम है, तो क्या इतने समय में ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं? आई थिंक हमारा पेपर जून जुलाई के बीच में रखा है और अभी हमारा फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, लगभग 4 महीने मान लें तो। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग करना, कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। जी। सबसे पहले टाइम निकाल, अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। ये सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई दिन में 12 घंटे बैठ सकता है, कोई दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ पाता है। तो जितना तुम्हारी अपने हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड करो कि भाई मेरे को इतने टाइम में पहले एक बार सिलेबस ख़त्म करना है। मेन है एक बार पूरा सिलेबस नेट से डाउनलोड करो, पेपर में क्या क्या आ रहा है उस सिलेबस को गो थ्रू होने के बाद आपको वो जैसे 4 महीने हैं तो 4 महीने में ये टारगेट बनाओ कि पहले 1 महीने में कम से कम पूरा सिलेबस एक बार हो जाए। उसके जब सिलेबस हो जाए तो उसके बाद तुम टेस्ट सीरीज़ दो, 1-2 टेस्ट दो, तो उससे तुम्हें पता चलेगा अभी किस लेवल पे हो। और टेस्ट सीरीज़ दोगे तो मतलब इंडिया लेवल की दो, जिससे रैंकिंग में पता चले कि कहाँ पे रैंकिंग में लाए कर रहे हो। उसके बाद फिर तुम धीरे धीरे रिवाइज करते रहो और टेस्ट सीरीज़ लगाते रहो थोड़ा इंटरवल पे। ऐसा मैं ही नहीं कहूँगा एक दिन में दो शुरू में, अपना 3 दिन में, हफ्ते भर में एक टेस्ट सीरीज़ दे, बट 2 ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे मेन पड़ता है टाइम मैनेजमेंट। जब मैं घर पे टेस्ट सीरीज़ देता था तो मैं आधे घंटे पहले पेपर ख़त्म कर लेता था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर मान लो या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस मान लो, मेरा सिर्फ 10 या 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो पाया था। मुझे आज भी याद है वो चीज़ें। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करेंगे तो हो जाएगा। बिना प्लानिंग जो आप फ्रेशर हो तो आपको कुछ नहीं आता, सीधी बात मैं ये मानता हूँ। आपके आगे लाखों बच्चे पढ़े हुए हैं और बेरोज़गारी का हाल सबको पता ही है कि कैसे मेहनत से जॉब मिलती है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सर इस बार जो वैकेंसी हमारी थोड़ी कम है, पिछली बार का सर कट ऑफ, पहले तो आप सर इतना हमें बता दें कि सर आप किस जोन से अप्लाई किए थे? मैंने NCR से अप्लाई किया था। जी सर, 2018 वाली वैकेंसी? हाँ, 2018 वाली में, और NCR की कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी। अच्छा, कितना सर, कुछ आइडिया है? 72.97 के आसपास गई थी, मतलब रफली 73 समथिंग समझ लीजिए। अच्छा, 73 के। हाँ, मतलब सर ये मतलब OBC ऐसे करके रहता ना? हाँ, तो मेरा जनरल था तो मुझे इतना ही याद है। अच्छा, जनरल का सर इतना गया था। ठीक है सर। और सर थोड़ा सा हम चाहेंगे इस बार जैसे वैकेंसी कम है, तो मैं तो यही बोलूँगा सभी से कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि हमारे इस टाइम पे 26 या 27,000 के आसपास वैकेंसी थी जब इतना कट ऑफ गया था। और डे बाय डे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा टाइम पे पेपर हार्ड हो गया तुम्हारा इजी होगा, तुम्हारा हमसे थोड़ा बहुत हार्ड ही होगा, तो तुम्हें हमसे तो ज़्यादा ही मेहनत करनी है। सर इस बार फिर भी आप कुछ थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि कितना कट ऑफ, 80-90 के आसपास कुछ, मतलब थोड़ा सा? नहीं, देखो कट ऑफ तो अभी से बोल दो कोई मतलब है नहीं। हाँ। कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर के लेवल से। पेपर इजी आया, कैसा आया, कट ऑफ हाई चली जाएगी। पेपर हार्ड आया, कट ऑफ लो हो जाएगी। तो कट ऑफ का तो अभी कहना बस बेईमानी होगी। हाँ, तैयारी करिए बस। हाँ, अभी तो आप, ये है टाइम है, 4 महीने कम नहीं होते। मतलब जो कोई बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है दिन में या 5 घंटे पढ़ रहा है, तो 1 महीने में ही 30-150 घंटे हो जाते हैं। जी। 4 महीने के हिसाब से 600 घंटे हैं उसके पास। हाँ जी। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ही हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो कैंडिडेट अभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये ड्यूटी के बारे में चाहते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है कितने घंटे की रहती है, मैक्सिमम आप मतलब कितना आपको काम करना पड़ता है? मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो है आप जनरली कितना काम, हमको कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ जाती है जनरली? कुछ आप बता पाएँ? जनरली ड्यूटी आवर्स 9 घंटे के हैं जी। बट ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। बट जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है भाई, तुम ट्रेन लेके चल रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हाँ, नॉन शेड्यूल जॉब है, बट ये है उस चीज़ के लिए भाई रेलवे हमें कंपनसेट कर। जी सर, हम लोग अपने ड्यूटी की बात कर रहे थे, एक बार ड्यूटी को आप समझा दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में ये रहता है कि सर ड्यूटी कैसे हम कर पाएंगे या नहीं, मतलब क्या, तो थोड़ा सा बहुत डर सा बना रहता है कुछ बच्चों के बीच में, तो वो चीज़ है। नहीं, ड्यूटी आवर्स बेसिकली 9 घंटे के हैं और सिचुएशन के हिसाब से वेरी हो जाते हैं। आप सब कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस क्या ही बोलूं। फिर भी सर जैसे कि गाड़ी हमको ले जानी होती है, तो फिर हमें मतलब कैसे कैसे कब कब रेस्ट मिलता है, वो चीज़ थोड़ी समझा दीजिए। हाँ।
हमको रात में मतलब कुछ रेस्ट मिलता है या दिन में, मतलब रात दिन एक ही जैसा रहता है? ये क्या तो रहता है? नॉन शेड्यूल जॉब है, रात दिन भूल जाना। अच्छा अच्छा। और जो ALP की तैयारी कर रहे हो तो मतलब बेसिक ये है कि तुम ट्रेन लेके डेस्टिनेशन पे जाओगे, वहाँ मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट है, जी। और डेस्टिनेशन से जब ट्रेन लेके वापस हेडक्वार्टर आओगे तो मिनिमम 16 घंटे का रेस्ट है। मतलब सर जहाँ से ले गए थे वहीं पे जब आओगे तब 16 घंटा? हाँ, जब यहाँ से लेके जाओगे वहाँ पे रनिंग रूम में सब रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था होती है, और क्या कहते हैं जब वहाँ से ड्यूटी लगेगी तो वहाँ से फिर वापस ट्रेन लेके आना है, खाली नहीं आना। अच्छा, जब यहाँ पे आएंगे तो सर 16 घंटा मिनिमम मान मिनिमम 16, हेडक्वार्टर में मिनिमम 16 घंटे रेस्ट। अच्छा अच्छा, हेडक्वार्टर में वहाँ पे सर 8 घंटा ड्यूटी मिलेगी? हाँ, 8 घंटे का रेस्ट जी, है जी। मिनिमम। तो सर जैसे ये भी हमारी पोस्टिंग है, जगह जगह पे हो जाती है, तो मतलब रहे हमें रनिंग तो करनी पड़ेगी ना, जहाँ से मतलब। ये तो जॉब भी रनिंग की है। हाँ हाँ हाँ, running बट तो ये जाती है। पोस्टिंग जहाँ पे जिस जोन से तुम भरोगे उसी में होगी। उसी में होगी। हाँ। जी तो अपना जोन ये भरते टाइम थोड़ा ध्यान देना, बट अब फॉर्म की डेट तो निकल चुकी है, जी तो जो भर दिया वही रहेगा अब तो। जी बिल्कुल। सर कुछ सैलरी के बारे में अगर आप बताना चाहें, कितना, जैसे अभी सर आप अपनी बारे में। सैलरी तो सही है, मतलब तुम कभी अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर पाओगे, अच्छा अच्छा तो तुम्हारी सैलरी की फैमिली में चलेगी। अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ। तो सैलरी मतलब अच्छी खासी है, और मेहनत तो है ही भाई, मेहनत। हाँ, क्योंकि ड्यूटी ही हमारी ऐसी है कि किसी समय मतलब आपको जाना पड़ सकता है, तो मेन ये नॉन शेड्यूल्ड है, बाकी ड्यूटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है नॉन शेड्यूल्ड है। अगर तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो तो तुम्हारा वेलकम है रेलवे फैमिली में। सर एक चीज़ और जब पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे फैमिली वगैरह जब हमारे जो भी जो रेलवे में आना चाहते हैं, तो जब मतलब उनकी शादी हो जाएगी, सब चीज़ें हैं, तो फैमिली वगैरह मतलब टाइम दे पाएंगे या नहीं, मतलब ऐसा कुछ, मतलब आगे भी बच्चों को सोचना पड़ता है सब चीज़ें। नहीं तो वो तो देखो हो जाता है। फैमिली क्या, आर्मी वालों की फैमिली होती हैं, जी जी, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग होती सारी, मतलब सब कुछ होता है ना, सब कुछ होता है। वही ना, जी। टाइम तो तब दे पाओगे, अपने साथ रखो फैमिली को, टाइम ही टाइम है। अच्छा अच्छा हाँ। और जो तुम जॉब कहीं कर रहे हो और फैमिली कहीं और है, तो फिर कैसे टाइम दे पाओगे। और सर लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे हमारे जो अभी जो स्टूडेंट हैं, तैयारी करना, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी तरफ से? मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा है। मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिव होकर तैयारी करो, ये मत सोचो वैकेंसी कम है, ये सोचो हमें सिर्फ एक ही सीट लेनी है, बाकी से हमें मतलब नहीं है। धन्यवाद।